जेल नहीं जमानत नियम है। अरशद शेख ने जमानत के बारे में शीर्ष अदालत के हालिया फैसले और टिप्पणी का अध्ययन किया। एक ऐसे युग में जहां जांच एजेंसियां गिरफ्तारी और सीआरपीसी की कठोर धाराओं को लागू करके अपने राजनीतिक विरोधियों पर प्रतिशोध लेने के लिए सरकार को आसानी से सुविधा प्रदान करती हैं, न्याय के हमारे उच्चतम पैलेडियम द्वारा जमानत पर लिया गया रुख एक स्वागत योग्य राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक सुझाव दिया कि ब्रिटेन के जमानत अधिनियम की तर्ज पर जमानत पर नया कानून बनाना समय की मांग है। क्या सरकार न्यायपालिका की सलाह मानेगी? सुप्रीम कोर्ट का संदेश जोरदार और स्पष्ट है और इसे लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। लोगों को सांसदों को जमानत प्रक्रिया में बदलाव का समर्थन करने के लिए मजबूर करना चाहिए। आखिरकार स्वतंत्रता और लोकतंत्र दांव पर है। जुलाई 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जमानत पर एक नया कानून लाने का आह्वान किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ जमानत प्रावधानों को बदलने और यूके जमानत अधिनियम की तर्ज पर नए कानून बनाने की अत्यावश्यकता बताया है। एक तरह से यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश जुलाई 2021 में जमानत सुधार पर कहा। इस जुलाई 2022 के फैसले को भारतीय न्यायपालिका के लिए अपनी खोज में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए। न्याय प्रदान करें और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के संरक्षक की भूमिका निभाएं। दो विद्वान न्यायाधीशों ने आपराधिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों को निर्धारित किया और जेल पर जमानत की प्रधानता को रेखांकित किया। गेंद अब मजबूती से सरकार और हमारे सांसदों के पाले में है। चूंकि हमारी मौजूदा व्यवस्था से दम काटने की उम्मीद करना भोलापन होगा, यह कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे जनता की शक्ति का मिलान करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सांसद जमानत प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव लाने के लिए एकजुट हों, जैसा कि सुझाव दिया गया है न्यायपालिका द्वारा। वर्तमान स्थिति। भारत की जेलें विचाराधीन कैदियों से भरी पड़ी हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर भारत के जेल के कैदियों में से 3/4 77% वर्तमान में मुकदमे पर हैं या मुकदमे की प्रतीक्षा में रिमांड पर कैद हैं। सलाखों के पीछे भारतीयों की कुल संख्या 5,5,4,034 है, जिनमें से 4,2,7,1,6,5 विचाराधीन हैं। इनमें से जिला जेलों का हिस्सा 51.4%, केंद्रीय जेलों 36.2% और उपजेलों 10.4% का है। हमारी जेलों में विचाराधीन कैदियों की इतनी अधिक संख्या का एक मुख्य कारण लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या है। 2021 के अंत तक भारत में विभिन्न अदालतों में 14.4 मिलियन 91.2% से अधिक मामले लंबित थे। शब्दों की अवहेलना न करते हुए जस्टिस कौल और सुंदरेश ने इन विचाराधीन कैदियों में से एक बहुमत होने की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है कहकर कार्यपालिका को फटकार लगाई। एक संज्ञेय अपराध के पंजीकरण के बावजूद गिरफ्तार 7 साल या उससे कम के लिए दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया जा रहा है। वे न केवल गरीब और अशिक्षित हैं, बल्कि उनमें महिलाएं भी शामिल होंगी। इस प्रकार अपराध की संस्कृति उनमें से कई को विरासत में मिली है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, यह निश्चित रूप से उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो जांच एजेंसी की ओर से औपनिवेशिक भारत का एक अवशेष है, इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता का हनन होता है और इस प्रकार इसे संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में कभी भी यह धारणा नहीं हो सकती कि यह एक पुलिस राज्य है, क्योंकि दोनों अवधारणात्मक रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं।
जजों ने पहले के फैसले, दूसरे देशों में अपनाए जाने वाले न्यायशास्त्र और सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए कहा, जमानत ही नियम है। उन्होंने बताया कि 1. प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक विधिवत परीक्षण और विधिवत दोषी नहीं पाया जाता। 2. निर्दोषता की यह धारणा हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है और एक प्रमुख खंड है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कायम रखता है। 3. नजरबंदी दंड बहुत ही गंभीर आपराधिक मामलों में देना। द पावर टू ऑथोराइज डिटेंशन इज अ वेरी सोलम फंक्शन, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग सिर्फ लापरवाह होकर और अभिमानपूर्ण रूप से किया जा रहा है। 4. गिरफ्तारी का अवसर जांच के दौरान अभियुक्त तब बनता है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध है या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है या आरोपी फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। अवलोकन और निर्देश। जमानत के महत्व पर इस ऐतिहासिक फैसले से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। जमानत पर नए कानून की आवश्यकता है। यूके बेल अधिनियम को एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि न्यायपालिका के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सीआरपीसी की वर्तमान धाराएं छोड़ने में असमर्थ रही हैं। 2. जिन लोगों पर समान अपराध का मुकदमा होता है उन्हें वही कोर्ट या अलग अलग कोर्ट अलग अलग व्यवहार करती और फैसला देती है। 3. अब वो दौर चल पड़ा है जहां किसी को सबक सिखाने के लिए भी गंभीर आरोपों में अपराधी बना दिया जाता है। 4. जांच एजेंसियों और उनके अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 41 और 41A का पालन करना चाहिए जो कि गिरफ्तारी से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित है। गैरानुपालन और उपेक्षा। ड्यूटी के लिए उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और आरोपियों को जमानत देना होगा। उच्च न्यायालयों को आदेश दिया जाता है सभी विचाराधीन कैदियों का पता लगाएं, जमानत का पालन करने में असमर्थ शर्तों और धारा 440 बॉन्ड और इसकी कमी से संबंधित के तहत उनकी रिहाई की सुविधा प्रदान की जाए। 6. जमानत आवेदनों को 2 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए और अग्रिम जमानत के आवेदनों को 6 सप्ताह के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है। 7. सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को 4 महीने के भीतर हल्फनामा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है ताकि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। लोगों की शक्ति। किसी भी लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। न्यायाधीशों ने हेरोल्ड लास्की के हवाले से कहा, एक अनियंत्रित शक्ति स्वतंत्रता की स्वाभाविक दुश्मन है। यदि राजनीतिक दल जो वैचारिक रूप से झुके हुए हैं अधिनायकवाद को सत्ता का स्वाद चखने के लिए, यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संकट में होगी। कार्यकारी शक्ति संविधान में निहित महान मूल्यों का पालन करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा के अधीन हो जाती है, जिसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। यह जांच एजेंसियों और पुलिस को भ्रष्ट करने के लिए बाध्य है। ऐसी स्थिति लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी की है। ऐसी गंभीर स्थिति में केवल एक सक्रिय और जागृत नागरिक ही स्थिति का समाधान कर सकता है। उन्हें हाथ मिलाना चाहिए और जमानत कानून में उचित बदलाव करने के लिए हमारे सांसदों पर दबाव बनाना चाहिए। जैसा कि जस्टिस कौल और सुंदरेश ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हमारे विचाराधीन कैदी 5, 7 या 9 साल से जेल में हैं और उनमें से कुछ यहां तक कि 10 साल से भी ज्यादा उनका परीक्षण शुरू किए बिना। ऐसे में इन बेचारी आत्माओं को न्याय व्यवस्था पर क्या विश्वास हो सकता है जो उन्हें इतने सालों तक केवल मुकदमे से वंचित करती है और उन्हें सलाखों के पीछे रखती है, इसलिए नहीं कि वे दोषी हैं,
बल्कि इसलिए कि वे जमानत देने के लिए बहुत गरीब हैं और अदालतों के पास समय नहीं है उनके मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश करे। यह न्याय का उपहास है कि कई गरीब अभियुक्त छोटे भारतीय छोटे छोटे अपराधों के लिए लंबे समय तक जेलों में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जमानत प्रक्रिया उनके अल्प साधनों से परे है और परीक्षण शुरू नहीं होते हैं, और यदि वे करते भी हैं तो वे कभी समाप्त नहीं होते हैं। लोगों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें सरकार और न्यायपालिका पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन नहीं है?